गुड मॉर्निंग 8th ए। बेटा आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिशेस पावर, यानी कैसे ट्रेड से टेरिटरी हो गया एक काफ़ी ज़्यादा लैंड, काफ़ी ज़्यादा एरिया, कैसे व्यापार से किसी कंपनी ने अपनी जो लैंड अपने अंडर एक्वायर की और उस कंपनी ने कैसे पावर इस्टेब्लिश की। क्योंकि हम 8th क्लास में इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली इसमें इंडियन हिस्ट्री की बात हो रही है कि इंडिया में कोई कंपनी ट्रेड करने आई होगी, कैसे उस कंपनी ने धीरे धीरे स्लोली टेरिटरी अपने अंडर एक्वायर की और यहाँ अपनी पावर एस्टैब्लिश की। इसको चैप्टर को समझने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि उसी दौरान उससे पहले क्या हुआ। अब आपकी बुक की फर्स्ट लाइन कहती कि औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। जो औरंगजेब था इंडिया का लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर था। मुगल जो एक डायनेस्टी, एक साम्राज्य कह सकते हैं, डायनेस्टी थी, जिसका जो पहला रूलर था दैट वाज बाबर। तो बाबर के बाद जो बाबर के आगे बाबर का सन हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर, देन अकबर का आगे बेटा था शाहजहां और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। तो औरंगजेब जो था लास्ट पावरफुल रूलर था। जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, जो मुगल एम्पायर है वो इट स्टार्ट्स वीकनिंग, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो उसका फ़ायदा उठा के जो औरंगजेब के गवर्नर्स होते हैं, जो उसके सूबेदार्स होते हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। क्योंकि औरंगजेब के रहते तो वैसा नहीं कर पाए थे। औरंगजेब वॉज वेरी पावरफुल, उसने इंडिया को यूनाइट करके रखा था। उस समय औरंगजेब के अंडर जो आज का इंडिया है, उसके अलावा भी पाकिस्तान वाला एरिया और कुछ एरिया अफ़गानिस्तान वाला भी इंडिया का पार्ट था। अच्छा, अब देखिए, जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ हुई तो सूबेदार्स ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। उसके साथ ही यूरोप में क्या होता है, यूरोप में भी कुछ चेंजेस आते हैं। यूरोप इज़ अ कॉन्टिनेंट, तो वहाँ की जो ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं वो इंडिया आना चाहती हैं, इंडिया में व्यापार करना चाहती हैं। अब क्यों व्यापार करना चाहती हैं, क्या रीज़न था, वो थोड़ा हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसी दौरान क्या होता है, इन द मीन टाइम जिस समय औरंगज़ेब की जो पावर कम होना शुरू हो जाती है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो ईस्ट इंडिया, क्योंकि हमारा जो इंडिया है अगर वो देखा जाए ग्लोब में तो ईस्ट वाली साइड पड़ेगा। तो इंग्लैंड में कुछ इंडिविजुअल, कुछ लोग, ग्रुप ऑफ पीपल मिलके कंपनी बनाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो वहाँ की उस समय की रानी होती है क्वीन एलिज़ाबेथ वन, वो चार्टर देती है, फरमान देती है कि भाई यू हैव द ओनली सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, कि इंग्लैंड की आप ही एक ऐसी कंपनी है जो ईस्ट में जाके, यानी ईस्ट में एशिया आ जाएगा। जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, अगर हम ग्लोब में देखेंगे तो ईस्ट वाली साइड पड़ेगा। तो कि यू हैव द सोल अथॉरिटी टू ट्रेड विद द ईस्ट। तो इसका मतलब कि इंग्लैंड से कोई और प्राइवेट कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी आके ट्रेड नहीं कर पाएगी। तो ये मोनोपोली किसको दी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को अब कहीं से भी कंपटीशन, इंग्लैंड में कहीं से कंपटीशन नहीं मिलेगा। हाँ, यूरोप से कंपटीशन मिल सकता है, बाकी यूरोप की बाकी कंट्रीज इसको टक्कर दे सकती हैं। फ्रांस दे सकता है, पोर्टुगल दे सकता है, डच दे सकते हैं, डच जो कि हॉलैंड या फिर नीदरलैंड के रहने वाले हैं। हॉलैंड और नीदरलैंड और वन एंड द सेम कंट्री। अब देखिए इंग्लैंड जो है, देखिए यहाँ से ब्रिटेन, इंग्लैंड जो है ब्रिटेन का पार्ट है। ब्रिटेन कंप्राइजेज ऑफ इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। ब्रिटेन, ये तीनों कंट्रीज़ मिलके ब्रिटेन बनाती हैं। अब इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ से समुंदर के थ्रू, सी रूट के थ्रू ट्रैवल करते करते इंडिया आते हैं ट्रेड के लिए। कुछ रीजंस हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए वो इंडिया आते हैं। और जैसे ही वो इंडिया ट्रैवल करने के लिए आते हैं, यहाँ केप ऑफ गुड होप, ये साउथ अफ्रीका में जगह है केप ऑफ गुड होप। यहाँ जो इनकी शिप्स जो है हॉल्ट करती हैं, ठहरती हैं। आप देखिए, जैसे ही वो इंडिया आते हैं तो बस जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी है द सोल अथॉरिटी, दे गॉट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। तो इंग्लैंड की बाकी कंपनीज़ को ब्रिटेन की रानी एलिज़ाबेथ ने चार्टर नहीं दिया, फरमान नहीं दिया, कि सिर्फ एक ही कंपनी को फरमान दिया। इट मीन्स उनको राइट मिल गया। अब वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक जो चीज़ों का दाम है वो बढ़ा के
हमें दे सकते हैं, क्योंकि और तो कोई इंग्लैंड से कंपनी नहीं आएगी। तो ख़रीदने के लिए इंडियन के पास किस कंपनी से ख़रीदेंगे, एक ही कंपनी से ख़रीदेंगे। तो इसी तरह इन कंपनीज़ को बोला गया कि दीज आर मर्केंटाइल कंपनीज़। अब ना मर्केंटाइल कंपनी क्या होता है, मर्केंटाइल एक्चुअल में क्या होता है, एक बिजनेस एंटरप्राइज होता है, एक बिजनेस वेंचर होता है। यानी कि मर्केंटाइल ऐसा कह सकते हैं जो कंपनी अपना एक तरह से एक ऐसी मर्केंटाइल कंपनी जो अपना प्रॉफिट कमाएगी, अपना प्रॉफिट बढ़ाएगी, अपनी गुड्स को, हालांकि सस्ता जो कच्चा सामान है, रॉ मटेरियल है, वो सस्ता खरीदेगी और अपनी गुड्स को महंगा करके बेचेगी। तो ऐसी कंपनीज़ को कहा गया मर्केंटाइल कंपनीज़। ये इंडिया से कच्चा माल लेके जाएंगे, वही हमारे रॉ मटेरियल से ये गुड्स बनाएंगे और इंडिया में आके महंगी करके बेचेंगे। तो इन कंपनीज़ को, क्योंकि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज़ थी, अपना प्रॉफिट कमाती थी, तो इसलिए इनको बोला गया मर्केंटाइल कंपनीज़। अच्छा, जैसे ही हमने अभी डिस्कस किया कि ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर सिर्फ किसको ग्रांट किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि इंग्लैंड से एक ही कंपनी जाके ईस्ट में ट्रेड करेगी। बट वो जो रॉयल चार्टर है वो तो सिर्फ इंग्लैंड वाली कंपनीज़ पे लागू होगा। इट मीन्स कि यूरोप की बाकी कंट्रीज़ भी आके इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ में ट्रेड कर सकती हैं। और ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ में ट्रेड करनी आती थी यूरोपियन कंपनीज़, तो ये श्रीलंका में भी ट्रेड करती थी, मलेशिया में भी, इंडोनेशिया में भी, जापान तक जाती थी। अब देखिए, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है, इसको बाकी देशों की कंपनी से भी टक्कर मिलती है। इसको फ्रांस की कंपनी से भी टक्कर मिलती है, इसको डच यानी कि हॉलैंड की कंपनी से भी टक्कर मिलती है। अब देखिए, अब जैसे ही इंडिया आएंगी, अब इस बात पे आते हैं कि वाई दिस कंपनी दे केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। क्या रीज़न था? सबसे पहला कि इंडिया का जो कॉटन क्लॉथ था, इट वॉज ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी, बहुत ही अच्छी किस्म का कपड़ा था कॉटन। और सिल्क की जो इंडिया की जो सिल्क थी, इसकी यूरोपियन मार्केट में काफ़ी सारी डिमांड थी। उसके अलावा इंडियन स्पाइसेस की काफ़ी डिमांड थी, पेपर, क्लव्स, कार्डामम, सिनेमन, इलायची जिसको आप कहते हैं। अब देखिए, ये इलायची, काली मिर्च, साउथ इंडिया में से ये जो सारे स्पाइसेस हैं, मोस्टली ये प्रोक्योर करते थे साउथ इंडिया से। अब और इसके अलावा वन मोर थिंग, एक चीज़ और ये है कि ये जो सबसे पहला जो यूरोपियन जो कंट्री थी, यूरोपियन कंट्री का एक सेलर था वास्को डी गामा, ही डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया इन 1498। अब ऐसा तो नहीं है कि यूरोपियन लोग पहले इंडिया नहीं आते थे। हम मिडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं। मिडिवल इंडिया में जो पहला जो यूरोपियन सेलर था जिसने इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया था, जो गोवा आके जिसने अपनी जो शिप को हॉल्ट किया था गोवा में, दैट वाज वास्को डी गामा। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी सारी कंट्रीज़ की कंपनी से टक्कर मिल रही है, फ्रांस की कंपनीज इसको कम्पीट कर रही हैं, इसके साथ कम्पीट कर रही हैं, अच्छा डच कंपनीज़ कम्पीट कर रही हैं, तो क्या होगा कि बायर्स बड़े सारे हो जाएंगे, सामान लेने वाले बड़े सारे हो जाएंगे। तो जब ये सामान, फिर जो गुड्स जो इन्होंने रॉ मटेरियल लेना होगा काफ़ी महंगा बिकेगा, तो वो ये महंगा खरीदेंगे। और जब ये बेचने आएंगे दोबारा इंडिया में, तो इंडिया वाले लोगों के पास और भी ऑप्शंस हैं, वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की कंपनी से भी सामान ले सकते हैं। तो इस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनको लगा कि वो अकेले आके इंडिया में या ईस्ट में ट्रेड करेंगे, ऐसा हो नहीं पा रहा था। इनको फ्रांस से टक्कर मिल रही थी, डच कंपनी से टक्कर मिल रही थी, तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि इनको किसी तरह इस मार्केट से खदेड़ा जाए, बाहर निकाला जाए। सो दे इंडल्ज देमसेल्व्स इन डर्टी पॉलिटिक्स। अब उन्होंने क्या कर दिया कि या तो दूसरी कंट्रीज़ की शिप को क्या करना शुरू कर दिया, डुबोना शुरू कर दिया, वॉर्स होना शुरू हो गई। अब पॉलिटिक्स और ट्रेड जो है आपस में मिक्स हो गए। अब उनके पास एकमात्र रास्ता ये बचा कि हम वॉर्स के थ्रू, पॉलिटिक्स के थ्रू इन दूसरी कंट्रीज़ की कंपनी को इंडिया से खदेड़ दें। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू क्लास।